दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, नालंदा, पूर्णिया सहित सभी जिलों के पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद बिहार के सभी पंचायतों में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनवरी से सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब बिजली विभाग की देखरेख में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर वार्ड में 10 लाइट लगाई जाएगी। वहीं पूरे बिहार में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए एजेंसी का चयन भी किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी को 5 साल तक मेंटेनेंस का काम भी करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के पंचायतों में हर लाइट बीमित होगा और RMS के माध्यम से कहीं से भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। RMS से पता चल जाएगा कि कहीं लाइट जल रही है या फिर नहीं। लाइट खराब होने पर भी तुरंत इसे बदल दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। रात के तापमान में गिरावट लगातार हो रही है, जिसका असर सुबह और शाम को भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में धूप रहने और रात से लेकर सुबह में ठंड रहने से मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही मौसमी बीमारी भी शुरू हो गई है। इस समय बच्चे जुकाम, बुखार और खांसी की चपेट में आ रहे हैं। ठंड के प्रकोप के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 3 से 4 दिनों में बीमारियों की संख्या में करीब 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वायरल फीवर, डायरिया, निमोनिया के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की OPD बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले सप्ताह से बीमार बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। डायरिया से पीड़ित बच्चे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। चिकित्सकों की माने तो इस समय मौसम बदल रहा है। ऐसे में बदले मौसम में बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई बहन के बीच अटूट स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले सामा चकेवा पर्व आज यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में उत्साह देखा जा रहा है। सामा चकेवा की मूर्तियों को खरीदने के लिए शहर में गुरुवार को दिन भर डाला चंगेला लेकर महिलाओं और फिर लड़कियों की भीड़ देखी गई। उधर पारंपरिक लोकगीतों ग्रामीण इलाकों में गूंजने लगी है। मिथिलांचल में भाइयों के कल्याण के लिए बहना ये पर्व मनाती है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से दवाओं की कीमतों में इजाफा हो सकता है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेश में यानी कि बिहार में दवाओं की कीमत बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने बताया है कि रॉ मटेरियल की बड़ी कीमतों के कारण ऐसा हो रहा है। फिलहाल बाजार में दवाएं पिछले साल की तुलना में 10 से 40% तक महंगी मिल रही है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने कहा है कि देश में दवाओं के कच्चे माल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होगा। वही सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। आपको बता दूं कि अब फिर से बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार पड़ सकती है। वही बीते 1 साल में यहां दवाओं की कीमतों में 10 से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। जिन दवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है उनमें जनरल बीमारी से जुड़ी हुई दवाएं हैं। वहीं दवा विक्रेताओं द्वारा भी इसे कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि कुछ दवा विक्रेता इसे चाइना की नीति से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि इसका सबसे अधिक असर आम जनता की जेब पर ही पड़ा है, यानी कि आपकी जेब पर। दोस्तों अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में 40,000 से अधिक युवा तमिल ब्राह्मण पुरुषों को राज्य के भीतर दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो रहा है। जी हां, दुल्हनों की तलाश में अब तमिल ब्राह्मण पुरुषों ने उत्तर प्रदेश और बिहार का रुख करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिल ब्राह्मण पुरुषों के लिए दुल्हन खोजने के लिए संघ ने इन 2 राज्यों में एक विशेष अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन के अध्यक्ष N नारायणन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमने अपने विशेष अभियान शुरू किया है। कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए नारायणन ने कहा कि 30 से 40 साल के 40,000 से ज्यादा तमिल ब्राह्मण पुरुष शादी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि तमिलनाडु
में दुल्हन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर विवाह योग्य 10 ब्राह्मण लड़के हैं तो इसके मुकाबले लड़कियां केवल 6 है। उन्होंने बताया है कि तमिल ब्राह्मणों पुरुषों के लिए दुल्हन खोजने के लिए देश की राजधानी दिल्ली, लखनऊ और पटना में समन्वय नियुक्त किए जाएंगे। इसमें वे लोग शामिल होंगे जो पढ़ लिख सकते हैं और हिंदी बोल सकते हैं। एसोसिएशन के मुताबिक लखनऊ और पटना के लोगों के संपर्क में हैं। नारायण ने आगे बताया है कि कई ब्राह्मण लोगों ने इस मुहिम का स्वागत भी किया है, लेकिन कई के विचार इससे मेल नहीं खा रहे थे। आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल भी सत्य है, हकीकत है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। जहां अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी दे देने पर विचार किया जा रहा है। बिहार में दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। जब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद कही है। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि हम अब राजस्व अधिकारियों का क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। मंत्री रामसूरत राय ने आगे कहा है कि राजस्व अधिकारियों को जाति आवास एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने पर पहले ही फैसला किया जा चुका है और इन सभी अधिकारियों को अपने डोंगल से काम करने का अधिकार होगा। राजस्व अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। जिस सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में 21 साल की अनुष्का ने बाजी मारी है। जहां उसने मुखिया चुनाव में बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी है। जहां उसके जीत का चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। हम भी आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता रहे हैं। दरअसल अनुष्का बिहार के शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की बेटी है और वहां से उसने मुखिया का चुनाव जीता है। जहां अनुष्का के दादा राजमंगल सिंह 22 साल तक मुखिया रह चुके हैं। जहां उनके पिता एक बार जिला परिषद सदस्य रहे हैं और मामा 3 बार मुखिया रह चुके हैं। माता शिक्षिका है। अब दादा के मुखियागिरी को पोती अनुष्का आगे बढ़ाएगी। जब मुखिया बनने से पहले हरियाणा से मैट्रिक और कर्नाटक से स्नातक की पढ़ाई की है और हाल ही में गांव लौटकर आई है। गांव आते ही परिवार और समाज के लोगों ने अनुष्का से मुखिया चुनाव में खड़ा होने को लेकर चर्चा की तो वे काफी उत्साहित दिखी। जहां अनुष्का नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतगणना के दिन तक काफी एक्टिव दिखी और पंचायत के लोगों ने उसे अपना आशीर्वाद भी देकर मुखियागिरी करने का अवसर दिया है। जहां मुखिया चुने जाने के बाद अनुष्का ने अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत करने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि सब्जी बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी आलू और टमाटर के दाम गिरने लगे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं ने राहत महसूस की है। जहां बाजार में टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए किलो तो आलू 20 से 25 रुपए किलो के भाव बिक रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में आलू उत्पादन बेहतर हुआ है। आलू को मंडी भेजा जा रहा है, जिससे पहाड़ी आलू पर निर्भर कम हो रही है। यही कारण है कि बाजार में सब्जी के दाम गिरने लगे हैं, जिससे टमाटर से दूरी बनाने वाले लोगों ने खरीदारी तेज कर दी है। जबकि अन्य सब्जियों के दाम में भी कमी आई है। 60 से 70 रुपए तक बिक रही गोभी 3 सप्ताह बाद 25 रुपए किलो तक बिकने लगी है। जहां एक सब्जी विक्रेता ने बताया है कि आने वाले सप्ताह में फूल गोभी का दाम ज्यादा सस्ता हो जाएगा, जिससे गोभी का फूल 10 से 12 रुपए किलो तक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन महीनों बाद अब फिर से यहां की लड़कियां स्कूल जा पाएगी। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में लड़कियों के स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत फिरोज कोह में क्लास 7 से 12 तक की छात्राओं को उनके स्कूल में जाने की अनुमति दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोज कोह परिषद की तरफ से किए गए प्रयासों के चलते स्कूलों को फिर से खोला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान बेहद चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला खगड़िया जिले से सामने आया है। यहां आरजेडी के पूर्व विधायक को मुखिया पद के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जी हां, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। क्योंकि साल 2015 में अलौली से पूर्व विधायक रहे आरजेडी के चंदन राम को मुखिया पद पर जीत हासिल नहीं हुई है। यह पूर्व विधायक चंदन राम न केवल मुखिया चुनाव हार गए, बल्कि वे बुरी तरीके से 5वें नंबर पर रहे। उन्हें केवल 567 वोट ही हासिल हो पाए।
साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चंदन राम आरजेडी के टिकट पर अलौली विधानसभा सीट से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे थे। तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को मात दी थी। जी साल 2015 के चुनाव में पशुपति पारस अलौली से एलजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें चंदन राम ने पटखनी देते हुए जीत हासिल कर ली थी। यह राजनीति में पशुपति पारस के पास जितने सालों का अनुभव था उतनी चंदन राम की उम्र भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की तो अचानक सुर्खियों में भी आ गए। यह साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। आज पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चंदन राम मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने भी गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लिया है तो फिर आपको भी वापस करना पड़ेगा। कई राज्य सरकारों ने गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों को रिकवरी नोटिस जारी करके वसूली शुरू कर दी है। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन कई फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों के चलते अब सरकार अपात्र लोगों से पैसों की वसूली करेगी। सरकार ने निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी अपात्र किसान है उनसे पैसों की वसूली जल्द से जल्द की जाए। इसके साथ ही सरकार ने अपात्र किसानों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आप भी ये लिस्ट चेक जरूर कर लें, कहीं इसमें आपका भी तो नाम नहीं है। जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उनके नाम नहीं है तो फिर वे लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम है तो वे योजना का फायदा नहीं उठा सकता। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने शराब के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसको लेकर अब पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी बीच मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी, लेकिन शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान घायल भी हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जी हां, सदर थाना के बेलहा में उत्पाद विभाग की टीम पर यह हमला हुआ है। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 महिला समेत 6 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बजट एयरलाइंस इंडिगो अब अपने यात्रियों को झटका देने का मन बना रही है। इसके तहत कंपनी यात्रियों से एक नया चार्ज वसूलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो अब यात्रियों से चेक इन सामान के लिए पैसे वसूलने की योजना बना रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले निजी चिकित्सकों के परिजनों को भी 50 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि ये राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दी जाएगी। प्रदेश के निजी चिकित्सकों के परिजनों को भी सरकारी चिकित्सकों की तरह राशि देने की मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA बिहार की ओर से उठाई जा रही थी। IMA का कहना है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते 80 निजी चिकित्सकों की जान चली गई। इसे लेकर IMA बिहार को मानवाधिकार आयोग की ओर से एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कोरोना से जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 20 शहरों का मास्टर प्लान बनाकर विकास किया जाएगा। जहां बक्सर, मोतिहारी, किशनगंज, कटिहार, हाजीपुर, औरंगाबाद समेत 20 शहरों का आयोजन क्षेत्र यानी कि प्लानिंग एरिया तय हो गया है। इसमें शहर की सीमा के चारों ओर के दर्जनों गांवों को भी शामिल किया गया है, जिससे इसका आकार 10 गुना से भी अधिक बड़ा हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आयोजन क्षेत्र तय होने के बाद अब इन शहरों के मास्टर प्लान पर काम शुरू होगा। आयोजन क्षेत्र तय करने का मकसद शहर और आसपास के इलाकों का सुनियोजित विकास करना है। इसके लिए जमीन का आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि उपयोग निर्धारित किया जाएगा। दिल्ली NCR की तरह मुख्य शहर के आसपास बसे इन गांवों में भी शहरी सुविधा पहुंचाई जाएगी। यह पार्क, कॉलोनी, पेयजल आदि की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आयोजन क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद भी शहरी नागरिकों की तरह अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने नालसी दायर की है। दरअसल कंगना रनौत ने बीते दिनों एक निजी कार्यक्रम के दौरान साल 1947 में मिली देश की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि साल 1947 में हमें आज़ादी भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो साल 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसके बाद कंगना रनौत ने महात्मा गांधी को लेकर भी अटपटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी
गांधी ने तो कहा था कि एक थप्पड़ अगर कोई मारेगा दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इन सबसे आज़ादी नहीं मिली है। वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान को लेकर पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने सहरसा व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर किया है। किशोर कुमार मुन्ना ने बताया है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली और 1950 में जो संविधान बना उसके अनुसार देश चल रहा है। देश आज़ादी के बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रेस के साथ चल रही है। उन्होंने कहा है कि देश में साल 2014 से लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। लोगों का बयान देश को तोड़ने और फिर लोगों को भड़काने वाला होता है, इसीलिए इन पर रोक लगे। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में बिहार और पश्चिम बंगाल के बच्चे ट्यूशन पढ़ने में अव्वल हैं। राज्य के 73.5% छात्र कोर्स पूरा करने के लिए ट्यूशन का सहारा लेते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 76.5% है। राष्ट्रीय स्तर पर 39.2% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। केरल एकलौता राज्य है जहां पिछले 3 साल में ट्यूशन पढ़ने वालों की संख्या घटी है, जब बिहार में पिछले 3 साल में ट्यूशन क्लास लेने वाले बच्चों की संख्या 8.1% बढ़ी है। देश भर में ये वृद्धि 10.5% है। ये जानकारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स ग्रामीण 2021 में दी गई है, जब बुधवार को इसे ऑनलाइन जारी कर दिया गया है, जो आपको अभी हम केरीबी लैब के माध्यम से बता रहे हैं। यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत के 5 से 16 साल के बच्चों के बीच सर्वे करके तैयार किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित 62% तथा निजी विद्यालय के 76.1% बच्चों को घरों में पढ़ाई में मदद मिल पाती है। लगभग 91.9% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है। दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए का हेराफेरी करने वाले बिहार के गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में शामिल महाराजगंज जिले के 2 आरोपी भी शामिल है और हत्थे चढ़ गए हैं। यह गैंग गोंडा, सहारनपुर, बाराबंकी, गोपालगंज, महाराजगंज, गोरखपुर आदि जनपदों में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के हाथों से पैसे यानी कि रुपए की निकासी कर चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी एक्सप्रेस वे बनेगा। जब बिहार का पहला एक्सप्रेस वे पटना से कोलकाता के बीच बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को पटना में दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की माने तो भारतमाला फेज 2 में बिहार की जिन सड़कों को शामिल किया गया है उसमें एक्सप्रेस वे भी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की माने तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसा होगा। नितिन नवीन ने कहा है कि पटना में बन रहा रिंग रोड का काम भारतमाला के फेज 1 के तहत चल रहा है। काम पूरा होने पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे सड़कों पटना में भी दिखेगा। आपको बता दूं कि भारतमाला फेज 2 के तहत पटना कोलकाता एक्सप्रेस के तहत सड़क बिहार शरीफ के बाद पूरी तरीके से नई होगी। जब पटना से कोलकाता एक्सप्रेस वे बिहार की पहली सड़क होगी जो एक्सप्रेस रेस्ट्रिक्टेड होगी। जब बीच में कोई भी वाहन इस रोड पर नहीं दिखेगी, बीच में कोई भी गाड़ी इस रोड पर नहीं दिखेगा। ये पटना बख्तियारपुर 4 लेन होते हुए बख्तियारपुर रजौली से निकलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में दक्षिणपंथी संगठनों और कुछ स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इन दिनों नमाज पढ़ने के सार्वजनिक स्थलों की संख्या घटा दी गई है। इसके बाद गुरुद्वारा के एक स्थानीय संघ ने बुधवार को घोषणा की है कि वे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की अनुमति देगा। गुरुग्राम की गुरुद्वारा समिति ने कहा है कि वे मुसलमानों को पेशकश करने की अनुमति देने के लिए प्रशासन से संपर्क करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना छोटे समूह में नमाज पढ़ी जा सकती है। गुरुद्वारा समिति के हैरी सिंह ने कहा है कि खुले इलाकों में नमाज के विरोध के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हमारे गुरुद्वारे के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। अगर मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए जगह खोजने में समस्या हो रही है तो उनका गुरुद्वारों में नमाज अदा करने के लिए स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुद्वारे में एक समय में हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन वे केवल छोटे समूह को ही कोविड मापदंडों के कारण अनुमति दे रहे हैं। दोस्तों बिहार के पंचायत चुनाव के कई किस्से सामने आए हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसा ही एक किस्सा गोपालगंज के कुचाई कोर्ट से सामने आया है, जहां 17 दिन पहले दुल्हन बनी एक युवती अपने ससुराल में मुखिया के चुनाव में उतरी और वहां के ग्रामीणों ने उस पर इतने वोट लुटाए कि वह पंचायत चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। जी हां, अब नई नवेली बहुरानी के मुखिया बनने के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। यह बताया गया है कि कुचाई कोट प्रखंड के बनकटा पंचायत निवासी दीनानाथ मांझी होमगार्ड के यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। बीते 24 अक्टूबर को उन्होंने अपने बेटे अरुण की शादी राम खड़िया गांव की रहने वाली नीरा कुमारी से तय की। यह शादी के अगले दिन ही उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करवा दिया। 30 अक्टूबर को नीरा को चुनाव का सिंबल मिला और 2 दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई। शादी के 17 दिन बाद ही नीरा पंचायत की मुखिया चुन ली गई है। करीब 2356 मत पाकर चुनाव जीतकर मुखिया बनी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों जहरीली शराब ने सरकार की नींद खराब कर दी है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान हैं। 2 दिन पहले ही इसे लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जहां इस बैठक में कई तरह के कड़े फैसले लिए गए। वहीं इस शराबबंदी को सफल करने की अब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सबसे कड़क अधिकारी के पाठक को दे दी गई। जहां केंद्र प्रतिनियुक्त से बिहार वापस आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के पाठक को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में पिछले 1 साल में 3.6% की वृद्धि हुई है। यह सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2020 में 76.9% से बढ़कर 2021 में 80.5% हो गई है, जबकि 2018 से पिछले 3 सालों में 2.8% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 2018 और 2021 के बीच निजी स्कूलों की तुलना में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिक बच्चों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया। ये रिपोर्ट इस साल सितंबर और अक्टूबर के बीच 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 581 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट वॉच, सब कुछ बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। जहां आज के समय में हर किसी को मजबूत कनेक्टिविटी चाहिए, ऐसे में वाईफाई की लिमिटेड रेंज एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन अब जल्द ही वाईफाई इस्तेमाल करने का अनुभव बदलने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाईफाई अलायंस द्वारा एक नई वाईफाई तकनीक विकसित की जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है इस नई तकनीक के फायदे। इस नई तकनीक वाली वाईफाई का नाम हेलो वाईफाई है। यह एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसे नेक्स्ट जनरेशन वाला वाईफाई माना जा रहा है। यह इस नई तकनीक वाली वाईफाई को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT को देखते हुए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये लो स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। यह इसके डेटा ट्रांसफर का स्पीड सामान्य वाईफाई से कम होगा। हालांकि इसे जिन डिवाइस यानी कि IoT डिवाइस के लिए बनाया जा रहा है, ऐसी डिवाइस को तेज वाईफाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के बसों की किराए की नई दरें तय कर दी गई है। परिवहन विभाग ने 2018 के बाद बसों की नई दरें तय कर दी है। यह विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 दिनों में बसों के बेसिक किराया और प्रति किलोमीटर के अनुसार नया किराया तय करेगा। इस बीच परिवहन मंत्री शीला मंडल ने सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर सफाई दी है। यह सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि कई सालों से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इसीलिए किराया बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग ने सोच समझकर बसों का किराया बढ़ाने का फैसला लिया है, इसीलिए बसों का किराया बढ़ने पर हंगामा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार लगातार बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने की जुगत में लगी हुई है। इसी क्रम में कई जिलों में रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा विभिन्न अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार का मौका भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रही है। युवा उद्यमी योजना के तहत जहां 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की कवायद जारी है, इसी तरह बिहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने का अवसर देकर रोजगार का मौका दे रही है। यह वाहन प्रदूषण केंद्र की स्थापना के लिए बिहार सरकार अधिकतम 50% या फिर 3 लाख रुपए का अनुदान भी देगी। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना सिर्फ उन्हीं प्रखंडों में मान्य होगी जहां पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। इसका नाम प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है। योजना की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना करीब 1 महीने पहले ही जारी कर दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण तो किया ही जाएगा, साथ ही प्रखंड स्तर पर रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में मौसम तेजी से बदल रहा है। राजधानी समेत बिहार का पारा सूरज बढ़ते ही काफी तेजी से गिर रहा है। यह वही दिन के 10 बजे के बाद वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। यह स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। अभी मौसम और सर्द होने के आसार हैं। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में राजधानी एवं प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। दिन में गर्मी हो रही है, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है तापमान में तेजी से गिरावट आनी शुरू हो जा रही है। रात 8 बजे तक तापमान काफी गिर जा रहा है। गुरुवार को गया जिला बिहार का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा है। यह गया में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह आगे इसमें और भी गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बिहार के आकाश में यानी कि आसमान में आंशिक रूप से बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान में हवा की गति काफी धीमी है।
दोस्तों बात करते हैं कि साल में यही समय होता है जब गंभीर प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्सों में वातावरण को भर देता है। यह हर साल होता है और प्रत्येक साल और भी खराब होता जाता है, लेकिन ध्यान का केंद्र केवल शीत ऋतु की वर्षाओं के आने पर ही रहता है, जो क्षेत्र के ऊपर फिर से नीले आसमान के दिखाई देने का कारण बनती है। यह केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार दोनों ही किसानों पर पराली जलाने के कारण क्षेत्र की हवा को जानलेवा बनाने के लिए दोषी ठहराते हुए उंगलियां उठा रही है। यह काफी हद तक ये कारण है कि धान की कटाई तथा अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करने के लिए पराली का जलाना संयोग से प्रदूषण से सर्वाधिक खराब समय के दौरान ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पराली जलाने की प्रथा वातावरण के साथ साथ खेतों के लिए भी खराब है, जो इस आग के कारण अपने प्राकृतिक पोषक तत्व खो बैठते हैं। जलते हुए खेतों से उठने वाला धुआं उन क्षेत्र में प्रदूषण का कारण बनता है जहां पर ऐसे खेत मौजूद होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिजली विभाग भी महंगाई का तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। जब बिजली दरों के अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स्ड चार्ज में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग ने इस पर मोहर लगा दी तो बिजली बिल में लोगों को अभी की तुलना में फिक्स्ड चार्ज में भी अधिक पैसे देने होंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को अभी 10 रुपये प्रति कनेक्शन मासिक देने पड़ते हैं। कंपनी ने इसे 11 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि नालंदा, बक्सर, सारण सहित 17 जिलों के ऐसे किसान जिनका खेत बाढ़ या फिर अधिक बारिश के कारण पड़ती रह गया है, वे किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसे किसानों को अनुदान का लाभ देने जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया और कटिहार के किसानों को सरकार अनुदान देगी। आपको बता दें कि बाढ़, अतिवृष्टि एवं प्रतिभूमि से हुई क्षति से प्रभावित सभी प्रतिवेदित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर रैयत किसान भाई बहन इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार खुद शराब बिकवा रही है। पूरे राज्य में, पूरे बिहार में बोतलों का कारोबार हो रहा है। सड़कों पर निकलो तो लोग नशे में दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर बनाया गया कानून केवल दिखावे का है। बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से होम डिलीवरी हो रही है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि हमने 29 नवंबर से सदन के शुरू होते ही सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है। विधानसभा में सवाल उठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि मंत्री और विधायकों की आवाज का निरीक्षण करवाएं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से गांधी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा पर निशाना साधा है। उन्होंने गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, उनका मकसद अभी भी पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ये लोग मृत गांधी से भी इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि इनके नफरती रास्ते में जिस तरीके से जीवित गांधी खड़े थे, वैसे ही आज भी मृत गांधी खड़े हैं। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि आखिर गांधी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। उनकी हत्या तो 73 साल पहले ही हो गई थी। जीवित गांधी किसी व्यक्ति या फिर विचारधारा के रास्ते में अवरोध थे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मृत गांधी पर एक समूह इतना हमलावर क्यों है, इसकी एक ही वजह समझ में आती है। जिस विचारधारा ने गांधी को अपने रास्ते का सबसे गंभीर अवरोध मानकर अपना मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए उनकी हत्या की थी, उसका वह मकसद पूरा होता दिख नहीं रहा है। मृत गांधी भी उनकी और उनके जैसे विचारधारा के रास्ते में उसी तरीके से अवरोध के रूप में खड़े हैं जैसे जीवित गांधी खड़े थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली में आंख दिखा रहे हैं। जहां वही सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीति मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग आंख दिखाने दिल्ली जाने पर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों से जोड़कर सवाल कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा का कहना है कि कोरोना काल में बिहार की स्थिति बहुत ही खराब थी। बोलना अलग बात है, बिहार में डॉक्टर अच्छे नहीं है, इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में जनता के लिए अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कीजिए तो आपका भी इलाज होगा। शराबबंदी को लेकर हुए समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी बिहार में फेल है। बिहार में यूपी, बंगाल और झारखंड से शराब आता है, एक एक गांव में शराब बिक रहा है। अगर आप शराब की कीमत दुगुनी कर देंगे तो फिर लोग शराब कम पिएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो में गहने साफ करने वाला व्यक्ति एक महिला के घर पर जाता है, महिला को गहना चमकाने का ऑफर देता है। शुरुआत में महिला मना कर देती है, लेकिन उसके समझाने बुझाने पर महिला अपने ईयर रिंग्स कंगन निकाल देती है। फिर वे आदमी गहने साफ करने लगते हैं। जब पति के मना करने पर भी महिला नहीं मानती है, बाकी गहने लेने के लिए अंदर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर यह शख्स किसी को फोन करता है। देखते ही देखते एक फकीर इस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें किसी चीज के सुलगने के धुआं निकल रहा है। यह शख्स धुएं को पति पत्नी की तरफ ले जाता है। कुछ ही देर में पति पत्नी बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि कृपया सावधानी बरतें, वीडियो को ध्यान से देखें, चोरी करने का नया तरीका। इस वीडियो में ना कोई आवाज है और ना ही कोई लोकेशन बताई गई है। यह वीडियो में किसी तरीके का कोई भी क्लू भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने वीडियो को की फ्रेम करके गूगल रिवर्स इमेज टूल पर सर्च किया तो कई ऐसे साइट्स मिली जहां ये वीडियो हाल फिलहाल में ही अपलोड किया गया था। जहां रॉक ऑन मीडिया नाम के एक पेज पर भी ये वीडियो मिला, जिसे 10 नवंबर को सबसे पहले अपलोड किया गया था। इसकी हेडिंग में ही वीडियो देखने के लिए शुक्रिया वर्ड लिखा गया। साथ ही जानकारी दी गई है कि वायरल वीडियो स्क्रिप्टेड है, ये जागरूक फैलाने के मकसद से बनाया गया है। घरों में होने वाली ज्वेलरी चोरी की वारदात देखने के बाद ये आइडिया आया था। इस वीडियो को तेलंगाना के एक अपार्टमेंट में तैयार किया गया है। यह वायरल वीडियो के आखिर में डिस्क्लेमर भी दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह वीडियो बस लोगों को शिक्षित करने, उनका मनोरंजन करने के मकसद से बनाया गया है। इसे बनाने के लिए असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरणा ली गई है। इस तरह हमारी पड़ताल में साबित होता है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। वायरल वीडियो एक वीडियो शूट का हिस्सा है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।